हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज में जो टॉपिक रह गया था उसे कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज स्टार्ट कर दिया था। आज हम करेंगे सेक्शन 497। 497 इंडियन पिनल कोड 1860 रिलेट्स विद द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। नाउ अडल्ट्री, सबसे पहले हमें यह समझना है कि अडल्ट्री ऑफेंस होता क्या है। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अडल्ट्री। किसी भी पर्सन को अडल्ट्री ऑफेंस के लिए गिल्ट ठहराने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं उसे समझना है। इफ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन, किसी पर्सन को अडल्ट्री ऑफेंस के लिए गिल्टी बनाने के लिए उसको किसी वुमेन के साथ, अब वो वुमेन कौन होनी चाहिए हम अभी समझेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा। हु इज एंड whom he knows, यानी जो वुमेन के बारे में बात हो रही है, कौन सी वुमेन, हु इज एंड whom he knows, जो है या जिसे वो जानता है, और हैज रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव कहां डिफाइंड है? इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 26 में। यस, रीजन टू बिलीव कहां डिफाइन है? सेक्शन नंबर 26। टू बी द वाइफ ऑफ अनदर मैन, किसी पर्सन को अडल्ट्री ऑफेंस के लिए गिल्टी बनाने के लिए वो क्या करेगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा ऐसी वुमेन के साथ जो है या जिसे वो जानता है या जानने का कारण रखता है। रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अनदर मैन, कि वो वुमेन किसी और पर्सन की वाइफ है। इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि अडल्ट्री जो ऑफेंस होता है वो अगेंस्ट मैरिड वुमेन ही होगा, विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, बिना उसकी कंसेंट के। किसकी कंसेंट के? दैट मैन। दैट मैन मीन्स अनदर, ये वाला अनदर मैन, यानी उस वाइफ का जो हस्बैंड है, वाइफ का जो हस्बैंड है उसकी कंसेंट के बिना, विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस। इसका मतलब यह है, अगर यहां विद द कंसेंट होता, यानी वाइफ के हस्बैंड की कंसेंट से कोई थर्ड पर्सन यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो कोई ऑफेंस नहीं है। तो ऑफेंस के लिए जरूरी क्या हुआ कि मैरिड वुमेन होगी और उसके हस्बैंड की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। अब सच सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी हमने बोला कि किसी पर्सन को अडल्ट्री के लिए गिल्टी बनाने के लिए उसे मैरिड वुमेन के साथ बिना उसके हस्बैंड की कंसेंट और कन्वीनियंस के सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा, नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, जो कि रेप में नहीं हो। अब रेप कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 375 आईपीसी में रेप डिफाइन है और उसका पनिशमेंट 376 में है। तो सच सेक्सुअल इंटरकोर्स, कैसा सेक्सुअल इंटरकोर्स? नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप, रेप का ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अडल्ट्री की डेफिनेशन जो 497 में अभी हमने पढ़ी, अब हम इसे एक्सप्लेन करके चलते हैं। क्या है ये? देखिए, इस अडल्ट्री के ऑफेंस में 3 पर्सन्स आते हैं। नंबर 1 हस्बैंड,
हस्बैंड के साथ इसकी ये प्लस वाइफ, ये वाइफ है, और ये है थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन इस वुमेन के साथ क्या कर रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये थर्ड पर्सन इस वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। अभी वुमेन हु इज एंड whom he knows या हैज रीजन टू बिलीव, जानता है ये थर्ड पर्सन, क्या जानता है? कि ये वुमेन इस पर्सन की, हस्बैंड की वाइफ है, जानता है, या रीजन टू बिलीव, ऐसा विश्वास करने का कारण रखता है। तो ये थर्ड पर्सन इस मैरिड वुमेन के साथ क्या कर रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, और ये है हस्बैंड। विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, इसकी कंसेंट के बिना। अब हस्बैंड ने कंसेंट नहीं दे रखी है, इसलिए ये कहलाता है ऑफेंस अगेंस्ट हस्बैंड, अगेंस्ट हस्बैंड, क्योंकि यहां वाइफ की तो कंसेंट है। सपोज यहां पे अगर इसकी वाइफ की कंसेंट नहीं होती तो क्या होता? तो रेप में आ जाता। तो यहां लिखा हुआ है कि सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप, रेप की डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर वाइफ की कंसेंट है, लेकिन हस्बैंड की कंसेंट नहीं है। अगर वाइफ की कंसेंट है थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, और हस्बैंड ने भी कंसेंट दे रखी है, तब कोई ऑफेंस नहीं है। 497 में आने के लिए क्या जरूरी है? कि हस्बैंड की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन को समझने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि अडल्ट्री के ऑफेंस में 3 चीजें होंगी। तीन चीजें कौन सी हैं? नंबर 1, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। सेकेंड वन, कंसेंट और कन्वीनियंस। थर्ड चीज क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स not amounting to rape। रेप कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 375 आईपीसी में। तो अडल्ट्री के ऑफेंस के लिए 3 चीजें आ गई, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, कंसेंट और कन्वीनियंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप। चलिए नाउ नॉलेज और रीजन टू बिलीव। इसमें पहली बात आपको ये चीज समझ में क्लियर हो गई कि इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज और रीजन टू बिलीव, अगर नॉलेज और रीजन टू बिलीव नहीं है तो याद रखिएगा बच्चों 497 अडल्ट्री का ऑफेंस नहीं बनता। नॉलेज को अगर हम समझते हैं तो क्लियर होता है कि हाँ मुझे इस बात का पता है कि ये वुमेन किसी की पत्नी है, दैट इज नॉलेज। अब रीजन टू बिलीव कैसे होगा कि उसे ये मालूम तो है नहीं कि किसकी पत्नी है, ये नहीं पता, लेकिन रीजन टू बिलीव यानी कि उसे विश्वास रखने का कारण होता है
जैसे कैसे होगा, रीजन टू बिलीव के लिए हम कैसे करेंगे, उसने मंगलसूत्र पहन रखा है, सिंदूर लगा रखा है, टीका लगा रखा है, ये वो साइंस हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वुमेन किसी की पत्नी है। तो नॉलेज में तो उसे पता है कि ये किसी और की पत्नी है, रीजन टू बिलीव में उसे मंगलसूत्र, टीका, यानी जो एक सुहागन औरत श्रृंगार करती है जिससे ये पता चलता है कि ये महिला विवाहित है, ऐसे चीजों को देख करके उसे अंदेशा, उसे विश्वास हो गया होगा कि ये किसी की पत्नी है। किसकी है पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये शादीशुदा है, मैरिड है, बस। कंसेंट और कन्वीनियंस की बात आती है सेकंड नंबर। अब यहां कंसेंट और कन्वीनियंस का क्या मतलब है, देखिए इस बात यहां पे मतलब है कि हस्बैंड को इस बात की नॉलेज होना कि उसकी वाइफ के साथ कोई थर्ड पर्सन आकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। नॉलेज दैट अ रॉन्ग इज बीइंग डन, हो रही है गलती, इज बीइंग डन, या फिर और नो स्टेप्स टू प्रिवेंट इट। हस्बैंड को जब ये अगर पता है कि थर्ड पर्सन उसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसकी एब्सेंस में वो आता है और वो कोई कदम नहीं उठाता उसको बचाने के लिए, इसका मतलब यह है कि यहां उसके हस्बैंड ने कंसेंट दे रखी है। कोई थर्ड पर्सन उसकी एंटर करता है, इस चीज को हम यूं समझ सकते हैं। वाइफ ये थर्ड पर्सन है, एंटर हुआ है, और ये एंटर होने के बाद यहां से एग्जिट हो गया है हस्बैंड। हस्बैंड यहां से एग्जिट हो गया, थर्ड पर्सन एंटर हो गया, अंदर वाइफ है, और ये बात इसको पता है, इसको पता है कि अब ये आ गया, मुझे बाहर जाना है, तो इट मींस कहीं ना कहीं हस्बैंड की कंसेंट शो हो रही है और 497 अडल्ट्री का ऑफेंस नहीं बनेगा। तो विदाउट, डेफिनेशन में लिखा हुआ है विदाउट कंसेंट और कन्वीनियंस, लेकिन यहां आपको समझाया गया है कि कंसेंट कैसे शो होती है, कंसेंट का मतलब क्या होगा। कंसेंट का एक मीनिंग अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो वो उसका मतलब है इट इज द, हम लिख सकते हैं इट इज द विलिंग कंसेंट, willing consent, it is the willing consent to a conjugal offense। हस्बैंड की willing consent है, conjugal offense हो रहा है, हस्बैंड उसको नहीं रोक रहा है, हस्बैंड को ये बात पता है पर वो कोई भी स्टेप्स नहीं उठाता है, इट मींस इंप्लाइडली हस्बैंड ने कंसेंट दे रखी है थर्ड पर्सन को। Now, sexual intercourse not amounting to rape, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक तरह से डिफरेंशिएट करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप के साथ डिफरेंशिएट करता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप यानी अडल्ट्री और रेप में क्या डिफरेंस है।
नंबर 1, अडल्ट्री कमिट नहीं हो सकता किसके अगेंस्ट? कैन नॉट बी कमिटेड विद एन अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन के साथ नहीं हो सकती अडल्ट्री। विडो, विडो के साथ नहीं हो सकता। डाइवोर्स्ड वुमेन, कोई अगर डाइवोर्स वुमेन है उसके साथ अडल्ट्री नहीं हो सकती। मैरिड वुमेन एंड मैरिड वुमेन, शायद मैरिड वुमेन के साथ तो अडल्ट्री हो सकती है। तो वो कौन सी सिचुएशन है कि थर्ड पर्सन ने मैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और अडल्ट्री नहीं बनता? तो मैरिड वुमेन whose husband consents to it, जिसके हस्बैंड ने कंसेंट दे रखी है। अडल्ट्री कैन नॉट बी कमिटेड, इनके साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इन सब की कंसेंट से, इसमें इनकी कंसेंट तो होनी चाहिए, वुमेन की कंसेंट है इसके अंदर और हम कर रहे हैं, तो अडल्ट्री का ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन रेप यहां कैन बी कमिटेड टू एनी वुमेन। रेप की डेफिनेशन में कोई पर्टिकुलर ये मेंशन नहीं है कि मैरिड के साथ करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स तो रेप होगा, अनमैरिड के साथ करेंगे तो नहीं होगा, या अनमैरिड के साथ नहीं होगा या होगा। एनी वुमेन, बस उसकी कंसेंट नहीं है होनी चाहिए। तो रेप को जब हम लोग रेप का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पूरा इलेबोरेट करके और समझाया जाएगा। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि अडल्ट्री और रेप में क्या डिफरेंस है। अडल्ट्री टेक्स प्लेस only with a married woman। अडल्ट्री होगी किसके साथ? मैरिड वुमेन के साथ। और यहां रेप कैन बी कमिटेड ऑफ एनी वुमेन। थर्ड पॉइंट, अडल्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कि वुमेन इज कंसेंटिंग पार्टनर। अडल्ट्री के ऑफेंस में जिस वुमेन के साथ, मैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है उसमें वुमेन की कंसेंट होती है। लेकिन रेप की बात करें, विदाउट कंसेंट एंड अगेंस्ट will of the woman। रेप के केस में क्या होता है? उस वुमेन की कंसेंट के बिना, उसकी विल के अगेंस्ट रेप होता है। अडल्ट्री कैन नॉट बी committed by a
husband with his own wife, with his own wife। अडल्ट्री में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट अडल्ट्री का ऑफेंस नहीं कर सकता। लेकिन रेप के केस में आ सकता है। सो दे कैन बी कमिटेड इफ, कंडीशन क्या है, इफ the wife is below 15 years of age, 15 years of age। हस्बैंड को आप रेप के ऑफेंस के लिए लायबल ठहरा सकते हैं, कैन बी कमिटेड इफ द वाइफ इज बिलो 15 years of age। अब अडल्ट्री के अंदर एग्रीव्ड पार्टी कौन होता है? हस्बैंड ऑफ वुमेन इज द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मीन्स पीड़ित पक्षकार। और रेप के केस में कौन एग्रीव्ड होगा? वुमेन हरसेल्फ इज द एग्रीव्ड पार्टी। रेप के केस में वुमेन खुद एग्रीव्ड पार्टी होगी और अडल्ट्री के केस में उस वुमेन का हस्बैंड होगा। पनिशमेंट, दोनों के पनिशमेंट में भी डिफरेंस है। क्या पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट, कारावास। इम्प्रिजनमेंट कितना दिया जा रहा है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन और बोथ। और रेप की अगर हम लोग पनिशमेंट को देखें तो मिनिमम 7 years इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 7 years इम्प्रिजनमेंट, एक्सटेंड टू LI मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो बच्चों ये था अडल्ट्री और रेप में डिफरेंस। नाउ अब हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं उसके बारे में बता देते हैं जिससे अडल्ट्री से रिलेटेड। अडल्ट्री के ऑफेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाइफ को एज एन अबेटर नहीं मानते। हालांकि वाइफ अडल्ट्री के ऑफेंस में एक कंसेंटिंग पार्टी होती है, यानी थर्ड पार्टी ने तो ऑफेंस किया, उसमें कंसेंट भी आ रही है वाइफ की, लेकिन बिल्कुल क्लियर मेंशन है 497 में कि वाइफ को एज एन अबेटर हम दोषी नहीं मानेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, क्या व्यू और निकल के आते हैं? अभी तो यही है कि वाइफ को एज एन अबेटर नहीं माना जाता। नाउ अदर पॉइंट्स, पहला केस मैं आपके सामने रख रहा हूं, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे।
सुप्रीम 1951 सुप्रीम कोर्ट केसेस। इस केस में क्या प्रिंसिपल लेआउट हो रहा था? इस केस में ये हुआ था कि द वाइफ इज नॉट punishable. The wife is not punishable as an abettor. As an abettor, but the man who commits this offense is punishable. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट बी हेल्ड दैट द वाइफ इज नॉट पनिशेबल एज एन अबेटर अंडर द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। आपको याद रखना है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सेकंड केस सौमित्री SOWMITHRI सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 सप्लीमेंट्री SCC 137। इस केस में यह कहा गया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शन 497 is not discriminatory between men and women। कोई भेद नहीं कर रही है। It does not offend either Article 14 or 15 of the Indian Constitution। इन दो केसेस के बाद अदर इंफॉर्मेशंस आपके सामने ये है कि रणबीर पीनल कोड कहां एप्लीकेबल होता है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात हो रही है। रणबीर पीनल कोड जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का है, यहां पे मेंशन, यहां क्या सिचुएशन है? यहां पेनलाइज किया जाता है, पेनलाइजेज द एरेंट ERRANT एरेंट मतलब बेवफा, एरेंट वाइफ विद हर पैरामोर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में अडल्ट्री के अंदर वाइफ को भी पनिश किया जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, इनमें मैन एंड वुमेन दोनों को बोथ आर पनिश्ड।
लेकिन इंडिया में 497 जो अडल्ट्री है आज तारीख तक ऑफेंस में केवल थर्ड पर्सन को ही सजा होती है। जो मैरिड वुमेन होती है उसे एज एन अबेटर नहीं माना जाता। अब बात आती है कि 497 जो अडल्ट्री का ऑफेंस है उसमें हम बात करेंगे, अभी हम चलेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 198 में। सीआरपीसी का सेक्शन 198 क्या कहता है? सेक्शन 198 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, अगेंस्ट मैरिज। ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज आईपीसी में बताए हुए हैं और हम अभी वही पढ़ रहे हैं 497 अडल्ट्री। तो ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज के अंदर प्रोसिक्यूशन कैसे होता है ये सेक्शन 198 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बता रखा है। तो वहां देखिए आप कि प्रॉपर कंप्लेनेंट कौन होगा। सीधी सी बात है, जो एग्री पार्टी है वही तो प्रॉपर कंप्लेनेंट होगा। और अडल्ट्री का ऑफेंस अगेंस्ट कौन होता है? हस्बैंड। तो हस्बैंड इज द प्रॉपर कंप्लेनेंट, husband is the proper complainant। in the absence of husband, मान लीजिए हस्बैंड की एब्सेंस के अंदर, तो लिखा हुआ है कि in the absence of husband, in the absence of husband some person who had care of the woman on his behalf at the time when such offense was committed, may, इंपॉर्टेंट है ये, मे लिखा हुआ है, मे विद कोर्ट्स परमिशन, मे विद कोर्ट्स परमिशन, कोर्ट की परमिशन से फाइल द कंप्लेंट, हस्बैंड की एब्सेंस में जो उस वुमेन की केयर कर रहा है एट द टाइम ऑफ द सच ऑफेंस वाज कमिटेड, जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है उस समय जो केयर कर रहा था उस वुमेन की, वो विद द कोर्ट परमिशन, कोर्ट की परमिशन से वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो फिर ये क्लियर हो गया कि हस्बैंड इज द प्रॉपर कंप्लेनेंट और इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड वो ये प्रोविजन है जो सेक्शन 198 सीआरपीसी में गिवन है। लास्ट हम लोग पॉइंट कि ये ऑफेंस कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल, ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो बच्चों ये था
ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, सेक्शन 497 अडल्ट्री। आज हम अपनी क्लास को यही ओवर करते हैं एंड आगे हम नेक्स्ट फिर सेक्शन करेंगे। आगे ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज में भी हमारा एक सेक्शन अभी और रह गया है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दीपक लॉ क्लासेस। और मैं आगे अब जल्दी ही और अच्छे वीडियोस और बढ़िया आपके लिए मैं जो अभी काफी टाइम बाद मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और भी इससे अच्छे हम सीआरपीसी को भी लेंगे, हम हिंदू लॉ मोमडन लॉ के जो भी कुछ बचा हुआ है उसको भी हम लोग करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों। थैंक यू वेरी मच।